गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए बीएड की इंटीग्रेटेड क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड बुक है भारतीय राजनीतिक विचारक। ये सेकंड बुक है, सेकंड पेपर है ये। भारतीय राजनीतिक विचारक या भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, जो राजनीतिक चिंतन होता है, राजनीतिक चिंतन दो प्रकार का होता है। एक तो पाश्चात्य चिंतन, एक पाश्चात्य चिंतन। पाश्चात्य चिंतन ये प्लेटो से लेकर के कार्ल मार्क्स तक का चिंतन है पूरा। और दूसरा चिंतन है वह भारतीय राजनीतिक चिंतन है। भारतीय राजनीतिक चिंतन है। ये पाश्चात्य चिंतन को आप बीए थर्ड ईयर में भी आप पढ़ते हैं और एमए प्रीवियस में भी आप इसको पढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन ये बीए फर्स्ट ईयर में किताब चलती है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्राचीन चिंतन, एक अर्वाचीन ये आधुनिक। प्राचीन चिंतन या प्राचीन चिंतन कौन है? जैसे मनु, कौटिल्य, आचार्य शुक्र, बृहस्पति, आचार्य भीष्म, ये सब प्राचीन राजनीतिक चिंतक कहे जाते हैं। अर्वाचीन चिंतकों में 19वीं शताब्दी से ले सकते हैं राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब अर्वाचीन राजनीतिक विचारक कहे जाते भारतीय। लेकिन यहां पर यह याद रखना पड़ेगा कि भारतीय चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता इसको इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन मिला जुला था। इसमें क्रमबद्धता का अभाव था, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव था। यह पूरा चिंतन धार्मिक था। यह पूरा चिंतन आध्यात्मिकता पर आधारित था। पाश्चात्य चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता थी। इसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन उन्होंने प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सभी विचारकों ने किया था। इसमें धर्म की प्रधानता थी। भारतीय परंपरा में धर्म और पाश्चात्य परंपरा में धर्म अलग अलग है। यहां पर धर्म का मतलब होता है रिलीजन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और लीजन। इसका री का मतलब पुनः, लीजन का अर्थ जोड़ना, अर्थात पुनः जोड़ना। देखिए, रिलीजन
ये पाश्चात्य अवधारणा है। धर्म ये विशुद्ध रूप से भारतीय अवधारणा है। भारतीय अवधारणा में धर्म का व्यापक उल्लेख किया गया है। जैसे धर्म संस्कृत की ध्र धातु से बना है, ध्र अर्थात धारती इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाता है वो धर्म है। अब धर्म का प्रयोग काफी विस्तार से भी किया गया भारतीय परंपरा में, जैसे स्वकर्तव्य पालन, स्वकर्तव्य पालन। देखिए प्राचीन चिंतकों में मनु, कौटिल्य, शुक्र, कौटिल्य को प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। कौटिल्य जनक है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के। तो तीनों ही विचारक, मनु भी, कौटिल्य भी, शुक्र भी, ये तीनों ही क्या बात करते हैं? तीनों का एक ही कंसेप्ट है धर्म को लेकर के कि स्वकर्तव्य पालन, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, सामाजिक व्यवहार को स्थापित करना, न्याय की स्थापना करना, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम की स्थापना करना। इसमें धर्म के विषय में बताया गया है। इसके अलावा 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय परंपरा में धर्म की काफी विस्तार से व्याख्या की गई है। भारतीय राजनीतिक चिंतक में मनु, कौटिल्य, शुक्र तीनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि धर्म व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। सभी विचारक ये मानते हैं कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए राजा का उदय हुआ है। हाँ, इसमें कौटिल्य जरूर ये कहते हैं कि सामाजिक राज की उत्पत्ति, जब हम बताएंगे कौटिल्य के विषय में, तो राज की उत्पत्ति का वो सामाजिक समझौते सिद्धांत की वो बात करते हैं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, धर्म का प्रभाव ज्यादा है, स्वकर्तव्य पालन पर आधारित है, सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, पुरुषार्थों की बात करता है, 4 वर्ण व्यवस्था की बात करता है, 4 आश्रम की बात करता है। इसमें आदर्शवादी जैसे प्लेटो, यानी प्लेटो के रिपब्लिक और थॉमस मूर के यूटोपिया के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। यह पूरी तरीके से धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा है, इसीलिए प्राचीन भारतीय चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाई, जबकि यह पाश्चात्य जगत में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह जाने गए, इनको मान्यता प्राप्त हुई। तो इस तरीके से ये प्राचीन राजनीतिक चिंतन की कुछ विशेषता है। इन सभी विचारकों ने राज्य के लिए 7 अंग बताए हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। सप्तांग सिद्धांत सबसे पहले मनु ने दिया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया है। सभी ने
राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था बताया। सभी राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था बताते हैं। सभी ने माना कि राजा जन कल्याण के कार्य करेगा, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होगा, राजा पर धर्म दंड का प्रावधान होगा। राजा अपने मंत्रियों के परामर्श को मानने को बाध्य होगा, अर्थात जो भी कार्य करेगा वो मंत्री परिषद के परामर्श से करेगा, धर्म के अनुसार वो काम करेगा, धर्म दंड से राजा को नियंत्रित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये इस तरह की विचारधारा देते हैं। तो क्रमबद्धता का अभाव होने की वजह से, वैज्ञानिकता का अभाव होने की वजह से पाश्चात्य जगत से तुलना नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में वो सभी विचारधाराएं शामिल हैं जो कि पाश्चात्य जगत के प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक जितनों ने ये विचारधारा दी है, वो लगभग सभी विचारधाराएं भी इसमें शामिल थी, लेकिन फिर भी इसकी यह अंतरराष्ट्रीय जगत में अपना स्थान नहीं बना पाया, क्योंकि आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। तो इस तरीके से ये प्राचीन राजनीतिक चिंतन है। लगभग मनु, कौटिल्य, शुक्र लगभग एक जैसी बात करते हैं। तीनों ने ही राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की है, तीनों ने ही ज्ञान की 4 शाखाएं बताई हैं, ज्ञान की 4 शाखाएं या 4 विधाओं की बात की है, आन्वीक्षिकी की बात की है, त्रयी की बात की है, वार्ता की बात की है और दंड नीति की बात कही है। सभी ने दंड नीति को ज्यादा महत्व दिया है। यहां दंड नीति से अभिप्राय है शासन और राज्य का सफल संचालन करना। सभी राजा पर धर्म की मर्यादा लगाते हैं, यानी धर्म से उसे सीमित करने का प्रयास करते हैं। राजा धर्म की रक्षा के लिए शासन करता है। राजा के सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक का पूरा टाइम टेबल सेट किया है तीनों ने, मनु, कौटिल्य, शुक्र ने। इनका मानना है, तीनों का यह मानना है कि राजा दिन में 8 पहर में काम करेगा, ऐसे रात को भी 8 पहर में काम करेगा। तो राजा पूरा एक दिनचर्या के अधीन इन लोगों ने किया है। तीनों ने ही मंडल सिद्धांत दिया है। मंडल सिद्धांत अभी हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन मनु, कौटिल्य, शुक्र के अनुसार चिंतन कैसा था। तो तीनों ने ही मंडल सिद्धांत दिया। मंडल सिद्धांत का मतलब है विदेश नीति। तीनों ने विदेश नीति बनाई कि राजा को किस प्रकार से काम करना चाहिए, कौन कौन से राजा के मित्र होने चाहिए। तीनों ही राज्य के सावयवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। सावयवी सिद्धांत, सावयवी का मतलब होता है कि जो संबंध व्यक्ति के अंग और उसके शरीर में है, वही संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच में है। अगर व्यक्ति के किसी अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार अगर व्यक्ति को भी राज्य से अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। इस वजह से तीनों ही विचारक राज्य के सावयवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तीनों ही विचारक 60 गुण सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। यहां 60 गुण का मतलब है कि राज्य के सफल संचालन के लिए 6 नीति होनी चाहिए। 6 नीति कौन कौन सी बताते हैं? संधि, विग्रह, यान, आसव, संश्रय। संधि, विग्रह, यान, आसव, संश्रय और द्वैधी भाव।
तीनों इस बात को मानते हैं, यानी मनु, कौटिल्य, शुक्र तीनों ही इस तरह की बात करते हैं। ये कहते हैं राज्य के सफल संचालन के लिए राजा का कई राज्यों के साथ में मेल जोल होना चाहिए। यहां विग्रह का मतलब है आक्रमण कर देना, राज्य पर आक्रमण करना। यान का मतलब है कि यानी विग्रह को हम ये कह सकते हैं आक्रमण करना या क्षति पहुंचाना दूसरे को। यहां पर एक पूर्ण रूप से हमला कर देना, पूर्ण चढ़ाई कर देना किसी देश के ऊपर, यह भी नीति है। आसव का मतलब प्रतीक्षा करना, वेट करना, रुकना, युद्ध की प्रतीक्षा करना। संश्रय का मतलब है कि राज्य को, अगर राजा को आवश्यकता पड़ जाए तो वो किसी संश्रय यानी बलवान का भी सहारा ले सकता है, बलवान की हेल्प ले सकता है वो। द्वैधी भाव का मतलब है सेना को दो भागों में बांट देता है वो। जब भी युद्ध होता है तो सेना को दो भागों में बांट करके राजा अपने युद्ध को अंतिम रूप दे सकता है। तो इस तरीके से ये मनु, कौटिल्य, शुक्र तीनों ही विचारक षाटगुण नीति की बात करते हैं राज्य के सफल संचालन के लिए। तीनों ही राज्य के 7 अंग बताते हैं, तीनों विचारक राज्य के 7 अंग बताते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वामी। स्वामी का मतलब राजा। दूसरा बताते अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। स्वामी, अमात्य, जनपद तीसरा अंग। जनपद यानी प्रदेश की सीमाएं, बॉर्डर कहां कहां है, सीमाएं। चौथा अंग बताते हैं दुर्ग। तीनों ही 4 प्रकार के दुर्ग की बात करते हैं, यानी एक पार्वत दुर्ग होना चाहिए, पत्थरों से घिरा हुआ है। एक वन दुर्ग है, कटीली झाड़ियों और वनों से घिरा हुआ होता है। एक मैदानी दुर्ग होता है, एक चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। इस तरह के दुर्ग की बात करता है। एक अंग है दंड, सेना। दंड यानी सेना, मित्र। सेना, इस तरीके 7 अंग बताता है। ये सप्तांग सिद्धांत हो गया। तीनों ही बताते हैं इसको सप्तांग सिद्धांत, जिसमें दंड को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ये दंड को सेना भी कह सकते हैं। और 7वां अंग है कोश, यानी दंड और कोश को ये सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यहां पर कौटिल्य कहते हैं कि दंड सोते को जगाता है, अर्थात राजा को अगर प्रजा धर्म का पालन नहीं करती तो राजा को, प्रजा को उचित दंड देना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों ही विचारक राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं, इससे शरीर की तुलना करते हैं, अर्थात ये सावयवी सिद्धांत को मानते हैं। तो इस तरीके से ये प्राचीन चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह प्राचीन चिंतक पाश्चात्य चिंतकों की तरह कल्पनावादी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक है। इस दर्शन में रिपब्लिक, प्लेटो के रिपब्लिक, थॉमस मूर के यूटोपिया के लिए कोई स्थान नहीं है। यह टोटल आध्यात्मिकता पर, धर्म की ओर झुकाव है, कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है, कल्याणकारी राज्य की आधारशिला रखना चाहता है। इसका मानना है कि धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थों की पालना केवल राज्य में हो सकती है। राज्य के अभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये पूरा चिंतन प्राचीन चिंतन है। इतना ये कॉमन चीजें हैं हमने जो आपको बताई है, मनु, कौटिल्य, शुक्र के विषय में ये कॉमन बातें हैं। अर्वाचीन में ये राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये चलता है। अब हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में पहला विचारक कौटिल्य।
कौटिल्य की बात करते हैं। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य का अन्य नाम एक चाणक्य भी है। कौटिल्य को भारत का एक श्रेष्ठ शिक्षक माना जाता है, कौटिल्य को भारत का एक नृप निर्माता माना जाता है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक भी कौटिल्य को ही माना जाता है। तो इस किताब की शुरुआत कौटिल्य से होती है। तो हम संक्षिप्त में बात करते हैं। कौटिल्य जन्म। एक्चुअली कौटिल्य के जन्म के विषय में कोई मत क्लियर नहीं है, फिर भी बीए सालेटर इनके मत को ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है और ये ऐसा बताते हैं कि 400 बीसी में कौटिल्य का जन्म हुआ और 300 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। लगभग 100 वर्ष ये जीवित रहे थे। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य भी है। कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में वो विष्णुगुप्त लिखते हैं अपना नाम। कौटिल्य का थोड़ा सा जीवन परिचय भी जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में बताया था कि किसी भी विचारक के दर्शन को समझने के लिए पहले उसके जीवन को समझना बहुत जरूरी है। तो जीवन दर्शन को समझने के लिए कौटिल्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है वर्तमान में। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन भी किया था और बाद में फिर ये यहां पर अध्यापक भी बन गए। इन्हें सामाजिक व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ज्ञान था, वेदों के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। इनके साथ एक घटना जुड़ी हुई है कि इनके समय में मगध पर नंदवंश का अधिकार था। जरा हम आपको इतिहास से जोड़ते हैं, कुछ समय के लिए इतिहास से जोड़ते हैं। मगध बिहार में है। मगध में नंदवंश का शासन था और उसका एक शक्तिशाली शासक था घनानंद। घनानंद ने राज्य के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे थे। परिणाम स्वरूप वहां की जनता परेशान थी घनानंद से। उसी दौरान घनानंद एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं और उनका एक मंत्री था सकटार। उसको उन्होंने कहा कि आप विभिन्न राजाओं को, ब्राह्मणों को इनवाइट करके आइए यज्ञ के लिए। अब वो इनवाइट करने जाता है। रास्ते में उसने देखा कि एक अश्वेत ब्राह्मण, कौटिल्य के विषय में सकटार पहले से जानता था कि बड़े विद्वान आदमी है। तो उन्होंने देखा कि एक विद्वान अश्वेत ब्राह्मण नीचे घास को कुरेद रहा था, उसमें मट्ठा डाल रहा था, छाछ उसमें डाल रहा था। तभी सकटार ने पूछा कि महोदय आप क्या कर रहे हैं? तो कौटिल्य कहते हैं कि यह घास मेरे पैर में चुभ गई है और इसने रक्त निकाल दिया है। जब तक मैं इस घास को समूल नष्ट नहीं कर दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सकटार ने सोचा कि यह ब्राह्मण इंटेलिजेंट भी है और क्रोधी भी है। अगर इसका अपमान नंदवंश के राजा घनानंद के दरबार में करा दिया जाए और अगर यह प्रतिज्ञा कर ले उसको नष्ट करने की, तो यह उसका समूल नाश कर सकता है। सकटार ने तुरंत अपना एक कार्ड निकाला और कहा कि महोदय आप भी आमंत्रित हैं हमारे यज्ञ में, राजा घनानंद ने आपको इनवाइट किया है। तो इनको उसने निमंत्रण दे दिया।
अब शक्तार ने इनके लिए एक बहुत बड़ा उच्च आसन बनवाया मगध में, और जैसे ही राज दरबार में पहुंचते हैं घनानंद देख करके इन्हें क्रोधित हो गया। एक अश्वेत तो थे ही थे, तो इन्हें देखकर क्रोधित हो गया और बोला कि ये चांडाल कहां से आ गया है, इसको किसने इनवाइट किया है। तभी चाणक्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, कौटिल्य को गुस्सा आया, और वो उस अपमान को सहन नहीं कर पाए। तभी उन्होंने अपने चोटी को खोला, बालों को खोला और कह दिया कि जब तक इस चोटी को नहीं बांधूंगा, जब तक इस नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा। क्रोधित होकर के, अपमानित होकर के कौटिल्य निकल जाते हैं वहां से। उसके बाद उन्हें रास्ते में रासकीलम खेल खेलते हुए एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में उसे शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, युद्ध कौशल सिखाते हैं, और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत बड़ा भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं। और वही चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मारकर नंदवंश को समाप्त करता है। इस तरीके से चाणक्य ने नंदवंश को समूल नष्ट कर दिया। इसलिए चाणक्य के विषय में कहा जाता है कि चाणक्य खुद कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और सृजन उसके हाथ में होता है। शिक्षक अपना पोषण करने वाले राजाओं का निर्माण खुद कर सकता है। तो कहते हैं कि अगर मेरी शिक्षा में सामर्थ्य है तो मैं अपना पोषण करने वाले राजाओं का निर्माण स्वयं कर लूंगा, जैसा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरीके से चाणक्य को बड़े आदर के साथ देखा जाता है। कौटिल्य की तुलना, यानी कौटिल्य अरस्तु के समकालीन थे। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु थे, उनके समकालीन थे। भाई अरस्तु का शिष्य सिकंदर था, अरस्तु का शिष्य सिकंदर था, और कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों समकालीन थे। तो अरस्तु से भी तुलना की जाती है चाणक्य की, कौटिल्य की। कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावली। क्यों कहा जाता है? और कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली की किताब द प्रिंस से की जाती है। क्यों कहा जाता है भारत का मैकियावली कौटिल्य चाणक्य को? क्योंकि दोनों ने ही आगमन पद्धति का प्रयोग किया, दोनों ने ही व्यवहारवाद पद्धति का प्रयोग किया, दोनों ने ही राज्य के लिए, राजा के लिए, मैकियावली कहता है कि राजा को छल बल से राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। इधर कौटिल्य भी कहते हैं कि राजा को साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों से ये करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो दोनों ही एक जैसे विचार रखते थे, इसीलिए मैकियावली को, यानी चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। इसके अलावा तो कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है, और इसमें वर्णन जो है वो दंड नीति का किया गया है। यहां दंड नीति का मतलब है शासन कला और राज्य का सफल संचालन कैसे हो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इंग्लिश के इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची नहीं है, यह केवल राजनीति का ग्रंथ है, दंड नीति का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के विषय में संक्षिप्त जानकारी करते हैं
अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है, गद्य और पद्य में लिखा गया है। करीब इसमें 15 भाग हैं, यानी चैप्टर है 15, और करीब 180 जो है उपभाग है इसमें। 6000 श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। इसमें 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। तीर्थ से मतलब है अधिकारी, योग्य अधिकारियों का समूह तीर्थ कहलाता है। योग्य अधिकारियों का समूह तीर्थ कहलाता है, अधिकारी। इसमें करीब 26 अध्यक्षों का वर्णन किया गया है। अध्यक्ष कौन थे? विभागों के अध्यक्ष। जब मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य में आया था राजदूत बनकर के, तो वो 26 अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट शब्द से मजिस्ट्रेट बोला करता था उनको। तो अर्थशास्त्र में ही ज्ञान की 4 शाखाओं का उल्लेख किया गया है, 4 शाखाओं का, जिसमें इन्होंने कहा है आन्वीक्षिकी, दूसरा त्रयी, तीसरा वार्ता, चौथा दंड। आन्वीक्षिक कहते हैं दर्शन और तर्क का ज्ञान होना। त्रयी कहते हैं तीनों वेदों की जानकारी होना, धार्मिक कार्यों की जानकारी होना। वार्ता में कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य आता है, और दंड में शासन कला की जानकारी है। तो इस तरीके से ये इसमें बात कही गई है। 1930 में एक डॉक्टर श्याम शास्त्री हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र को तैयार किया, यानी पांडुलिपि उसकी तैयार उन्होंने की है। तो इस तरीके से ये अर्थशास्त्र ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के बाद कौटिल्य राज्य के विषय में क्या सोचते हैं, यानी राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें मनु और शुक्र तो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति यानी ईश्वर के द्वारा हुई, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में विश्वास करते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते को मानते हैं, और कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मानव के द्वारा हुई है, अर्थात राज्य कृत्रिम है। कौटिल्य हॉब्स की तरह ये बताते हैं कि प्रारंभ में पूरा समाज अराजक था, सब इधर उधर भाग रहे थे। माइट इज राइट पर पूरा समाज था, यानी मत्स्य न्याय का सिद्धांत प्रचलित था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत चल रहा था। तो सभी लोगों को यूनाइट करने के लिए, जोड़ने के लिए सामाजिक समझौता हुआ। और समझौता किस किस के बीच में हुआ? शासक और जनता के बीच में हुआ। शासक ने जनता से कहा कि भाई जो लोग कृषि कार्य करते हैं वो अपनी आय का 1/6 टैक्स के रूप में हमें दें, और जो लोग व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं वो अपनी आय का 1/10 भाग हमें टैक्स के रूप में दें। बदले में राजा क्या करेगा? आपकी सुरक्षा करेगा, उन लोगों की सुरक्षा करेगा। तो इस तरीके शासक और जनता के बीच में एक समझौता हुआ। शासक ने सुरक्षा की बात कही और जनता ने टैक्स देने की बात कही। तो इस तरीके से सामाजिक समझौता होता है। कौटिल्य राज्य को मानवीय मानते हैं, यानी कृत्रिम मानते हैं। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं आपको कि मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों ने ही राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है। तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए,
और उसकी तुलना शरीर से की। सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामी यानी राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा अंग जनपद, चौथा कोश, दंड, मित्र और एक दुर्ग। इसमें स्वामी को सिर की संज्ञा दी गई है, यानी सबसे महत्वपूर्ण। अमात्य मंत्री परिषद होता था, स्वामी राजा, अमात्य मंत्री परिषद होता था, जनपद राज्य की सीमाएं होती थी। कोश और दंड को कौटिल्य राज्य का प्राण बताते हैं। कोश की रखवाली के लिए गुप्तचर लगाने की बात वो करते हैं। गुप्तचर को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष भी कहा जाता है, गूढ़ पुरुष। यहां पर कौटिल्य एक स्टेटमेंट देते हैं, राजा को सलाह देते हैं कि उसे राज्य के कोष की रक्षा के लिए उचित गुप्तचर व्यवस्था लगानी चाहिए। कौटिल्य कथन है कि जीभ पर रखी गई शहद की बूंद से हो सकता है कि जीव शहद का स्वाद न ले, लेकिन कोष की रखवाली करने वाला अधिकारी अगर रिश्वत न ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था लगाने की बात वो करता है। कौटिल्य कहते हैं दंड सोते को जगाता है। अगर जनता राजा के आदेश का पालन नहीं करती तो राजा उसको उचित दंड देगा, और जब राजा प्रजा को उचित दंड देगा तो प्रजा को भी ये मानना चाहिए कि उसने कुछ अपराध किया है या पिछले जन्म में कोई ऐसे पाप किए हैं जिससे कि राजा उनको दंडित कर रहा है। इस तरह की अवधारणा थी उस समय। मित्र की बात करता है, यानी कौटिल्य कहते हैं कि राजा के लिए आनुवांशिक मित्र होने चाहिए, उनकी वो बात कहता है। 4 प्रकार के दुर्गों की बात करता है ताकि राज्य की सीमाएं सुरक्षित रह सकें। इसके बाद कौटिल्य राज्य के कार्य क्या बताते हैं? राज्य के कार्य वो कहते हैं राज्य के का कार्य प्रजा रक्षण होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना। कौटिल्य राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र का संबंध मानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए। जनता की मर्जी से उचित टैक्स उनके ऊपर लगाने चाहिए। कौटिल्य का राज्य यानी अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों कार्य करे, यानी अनिवार्य में शांति सुरक्षा और न्याय के भी कार्य करे और ऐच्छिक में सारे जन कल्याण के कार्य करे। राजा को नियंत्रित करने के लिए यानी जनमत का नियंत्रण राजा के ऊपर होना चाहिए। ये भी कौटिल्य कहते हैं इस बात को, जनमत का नियंत्रण होना चाहिए। राजा जो भी कार्य करेगा वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेगा, लिखित सलाह पर। राजा को नियंत्रित करने के लिए धर्मदंड का प्रावधान होगा। धर्मदंड यानी धर्म की मर्यादा भी होगी। कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में बांध दिया है। दिनचर्या, सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक का पूरा टाइम टेबल बना करके कौटिल्य ने दिया है। तो इस तरीके से राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कौटिल्य करते हैं। इसके अलावा न्याय, कौटिल्य न्याय को महत्व देते हैं। कौटिल्य के समय में 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। एक होता था धर्मस्थीय, जो आजकल का कह सकते हैं दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय, इसमें जो जज होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था, प्रदेष्टा। और दूसरा कंटक शोधन। कंटक शोधन ये फौजदारी न्यायालय होता था, फौजदारी।
इसमें जज होता था उसे व्यावहारिक कहा जाता था, व्यावहारिक। कौटिल्य कहते हैं कि न्याय अपराध की मात्रा के अनुसार दिया जाना चाहिए, न ज्यादा दंड न ही कम दंड। वर्ण व्यवस्था, वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से, लिंग के आधार पर उचित दंड अपराधी को दिया जाना चाहिए। इस तरह उनकी न्याय व्यवस्था थी। षाडगुण सिद्धांत भी दिया है। नेक्स्ट आता है षाडगुण सिद्धांत। राज्य के सफल संचालन के लिए कौटिल्य 6 प्रकार की नीति बताता है, जिसे षाडगुण कहते हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संश्रय, ये 60 गुण नीति हो गई। मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत में विदेश नीति बताता है। कौटिल्य अपने राजा को बिजगीषु राजा कहता है। क्या कहता है? बिजगीषु राजा। बिजगीषु राजा, बिजगीषु राजा का मतलब होता है जो विजेता हो, विजेता बनने की बात सोचता हो। तो इस तरह बिजगीषु राजा की बात करता है। इससे मध्यम राज्य, उदासीन राज्य, इस तरह की बात करता है। तो कौटिल्य के अंतर्गत हमने ये सब चीजें पढ़ी। आपने पढ़ा कि प्राचीन भारतीय राज्य चिंतन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, पाश्चात्य चिंतन और भारतीय चिंतन में आपने अंतर पढ़ा, कौटिल्य के विषय में पढ़ा। मनु, कौटिल्य, शुक्र तीनों लगभग इस तरह की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये भारतीय राजनीतिक चिंतन है, जिसकी शुरुआत कौटिल्य से होती है। आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। बस आज इसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।